इस वीडियोस में हम वायुमंडल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जितने भी एटमॉस्फेयर रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं, मेनली हम लोग इस टॉपिक के अंदर इसी चीज़ को देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, हमारा परीक्षा वाली सीरीज एक चल रहा है एसएससी जेई को टारगेट करते हुए। तो ये परीक्षा वाली सीरीज़ की कड़ी में हम लोग 2 वीडियो पहले कर चुके हैं, जिसमें एक था इम्पोर्टेंट स्लोगन, महत्वपूर्ण नारे, समाधि स्थल और कुछ इम्पोर्टेंट एलओआई जो पूछे जाते हैं। साथ ही साथ मैंने दूसरे वीडियोज़ में कवर किया कि जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, मैं उन पर एक अच्छी वीडियो बना के उनके PDF भी आप लोग के बीच प्रोवाइड कर दिया हूँ। इस वीडियो में हम लोग वायुमंडल के बारे में बात करेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो को अंतिम तक देखें और इसके हर एक कंसेप्ट को मैं वीडियो में ही आप लोग को याद कराने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको बस PDF बाद में रिवीजन करने के लिए मिल जाए और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं ही जाएंगे। ये बहुत सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं एटमॉस्फेयर टॉपिक के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। पहला है एटमॉस्फेयर। आप लोग को पता है पृथ्वी के सतह से कुछ दूरी ऊंचाई तक गैसों का एक आवरण फैला हुआ है, जिसे हम लोग वायुमंडल के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ अब हम लोग बात करते हैं वायुमंडल में गैसों की मात्रा, कि वायुमंडल में जो गैसें अवेलेबल है, तो कौन सी गैस आयतन कौन सी गैस का कितना है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की हम बात करते हैं 78.03%, या आप लोग इसे डायरेक्ट 78% भी कहते हैं। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है हमारे वायुमंडल में। सेकेंड स्थान पे है ऑक्सीजन, जो कि 20.99 या ऐसे 21% भी आप कह सकते हैं सिग्निफिकेंट में। तो आप लोग को याद रहना चाहिए, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21% और उनके बाद नंबर आता है आर्गन 0.932% और फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। आप लोग इस सीक्वेंस को भी याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि घटते क्रम में या आयतन के हिसाब से घटते क्रम में सजाएं, तो आप लोग इन्हें याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वायुमंडल के संरचना की। वायुमंडल के संरचना की जब हम बात करते हैं, आप लोग को पता है वायुमंडल के टोटल परत को 5 हिस्सों में बांटा गया है। अलग अलग हिस्से के अपने कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसी हिसाब से उसे 5 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जिसके तहत हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं क्षोभ मंडल। आप लोग जानते होंगे क्षोभ मंडल पृथ्वी की सबसे निचली सतह होती है वायुमंडल में। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। साथ ही साथ इसकी ऊंचाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भूमध्य रेखा पे 16 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होती है। आप लोग इसे VVI समझेंगे, क्योंकि इनसे बार बार क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। और साथ ही साथ आप लोग वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखेंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो में क्वेश्चंस भी बोलते जाऊंगा। तो सबसे पहले वायुमंडलीय संरचना में सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है। यह भूमध्य रेखा पे 16 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर ऊंची है। साथ ही साथ जितने भी मौसमी परिवर्तन होते हैं, आंधी, तूफान, बादल, वर्षा, सारे कुछ इसी क्षोभ मंडल में ही घटित होते हैं। जितने भी मौसमी संबंधित सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है, इसीलिए इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे। ट्रोपोस्फेयर को भी परिवर्तन मंडल या चेंजेबल स्फीयर भी कहते हैं। ठीक, साथ ही साथ इस मंडल में प्रत्येक 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप में कमी आती है। इसे हम लोग ताप का हरासमेंट रेट भी कहते हैं। कैसा है? 165 मीटर प्रति डिग्री सेल्सियस। जैसे ही हम पृथ्वी की सतह से 165 मीटर ऊपर की ओर बढ़ेंगे, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों ने इसमें देखें, क्षोभ मंडल से बस इतने ही कंसेप्ट रिलेटेड होते हैं। सबसे पहले क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है, भूमध्य रेखा पे 16 किलोमीटर और ध्रुवों पे ये 8 किलोमीटर ऊंचाई है। जितने भी मौसमी परिवर्तन घटना है सभी इन्हीं में होते हैं और प्रत्येक 165 मीटर ऊंचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप में कमी आती है। आइए हम लोग नेक्स्ट मंडल के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। समताप मंडल नाम से भी क्लियर है कि यहाँ पे ताप समान रहता होगा। इसकी हाइट नॉर्मली 18 से लेकर 50 किलोमीटर तक दिया गया है।
और आप लोग इनकी हाइट को भी याद रखेंगे, इनका फैलाव कितने से कितने किलोमीटर तक है। दूसरी बात, इस भाग में तापमान स्थिर रहता है तथा कोई भी मौसमी परिवर्तन जैसी घटनाएं नहीं होती है। इससे पहले मैंने बताया कि जितने भी मौसमी परिवर्तन संबंधित घटनाएं हैं वे सारे के सारे क्षोभ मंडल में होते हैं। समताप मंडल में किसी भी प्रकार के मौसम में चेंजेस नहीं आते हैं, वहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। साथ ही साथ इसकी ऊंचाई आप लोग याद रखेंगे 18 से लेकर 50 किलोमीटर तक है। इसमें किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं आते हैं, ना ही कोई बादल है, ना ही कोई वर्षा मेघ कुछ भी है। तो ये वायुयान को उड़ने के लिए पर्याप्त स्पेस देते हैं और ये इसके लिए सूटेबल स्पेस है। इसीलिए हमारे जितने भी हवाई जहाज़ हैं वो किस मंडल में उड़ते हैं, वो समताप मंडल में उड़ते हैं। आप लोग इस चीज़ को अच्छे से याद रखेंगे, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं, वो वायुयान समताप मंडल में उड़ते हैं। दूसरी बात, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बन जाता है कि 15 से लेकर 35 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच ओजोन गैस की सीमा पाई जाती है। आप लोग को पता है ओजोन जो कि हमें पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है, तो ये ओजोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके बारे में अलग से इसी वीडियो के अंत में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाले हैं जिससे क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं। तो अभी आप लोग याद रखेंगे कि समताप मंडल में ही 15 से 35 किलोमीटर की हाइट में ओजोन गैस की सीमा पाई जाती है। साथ ही साथ क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, जिसे हिंदी में हम लोग मुक्ताब मेघ कहते हैं। मदर ऑफ पर्ल क्लाउड भी इसी मंडल में मिलते हैं। तो इस मंडल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। सबसे पहले समताप मंडल, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसकी हाइट 18 से लेकर 50 किलोमीटर तक होती है। साथ ही साथ इसमें मौसमी परिवर्तन जैसे घटनाएं नहीं होती हैं। वायुयान उड़ने के लिए की सूटेबल जगह है। साथ ही साथ 15 से 35 किलोमीटर के हाइट पे ओजोन गैस की सीमा पाई जाती है जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। साथ ही साथ मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या मुक्ताब मेघ इसी मंडल में मिलते हैं। तो क्लियर है आप लोग का समताप मंडल। तो मैंने क्षोभ मंडल और समताप मंडल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको हाईलाइट करके बता दिए हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट मंडल की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मध्य मंडल। मध्य मंडल, इसको हम लोग मेसोस्फीयर इंग्लिश में कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक होती है। आप लोग ने देखा 18 से लेकर 50 किलोमीटर तक समताप मंडल और समताप मंडल के जस्ट ऊपर है मध्य मंडल। इसकी ऊंचाई 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक दी गई है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट होने लगती है। जैसे ही हम लोग ऊंचाई पे जाते हैं तापमान में कुछ कमी आने लगती है। साथ ही साथ इस मंडल की ऊपरी सीमा को मेसोपोज कहते हैं। मध्य मंडल की सबसे ऊपरी सीमा को हम लोग मेसोपोज कहते हैं और जिसके ऊपर जाने पर तापमान बढ़ने लगता है। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे कि मध्य मंडल में ऊंचाई बढ़ने से तापमान घटता है, लेकिन जैसे ही मध्य मंडल की एक ऊपरी सीमा है मेसोपेज, उसके ऊपर जाने से तापमान बढ़ने लगता है। ये कुछ खासा इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आप लोग इसके डिस्टेंस को, आपके मोटाई को याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आयन मंडल, आयनोस्फीयर। इनसे काफ़ी क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं। आयनोस्फीयर की अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई सामान्यतः 80 से लेकर 640 किलोमीटर तक दिया गया है। तो आप पहले इसकी ऊंचाई याद रखेंगे। आयनोस्फीयर की ऊंचाई 80 से लेकर 640 किलोमीटर तक है। साथ ही साथ इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है। अभी भी हम लोगों ने मेसोस्फीयर में देखा था कि जैसे मेसोपोज एक सीमा है, उसके ऊपर जाने से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है और आयन मंडल में भी ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इनसे बनता है कि इसी मंडल में रेडियो तरंगे का परावर्तन होता है। जितने भी आप रेडियो वेव देखते हैं, टीवी सिग्नल, वो सारे के सारे इसी मंडल से वापस होकर पृथ्वी पे आते हैं। अब आयन मंडल में ही 4 कैटेगरी बांटा गया है, जिसे DEF और G परत के नाम से जाना जाता है। आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। हम लोग अगर देखें डी परत पहला है, इसकी ये निम्न आवृत्ति लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल का परावर्तन करता है। डी परत लो फ्रीक्वेंसी के जितने भी सिग्नल होते हैं वो सभी डी परत से ही वापस लौट जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ई परत। इसमें मीडियम और हाई फ्रीक्वेंसी के वेव का रिफ्लेक्शन होता है। तो लो फ्रीक्वेंसी वेव के लिए डी परत, मीडियम और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए ई परत और साथ ही साथ मीडियम और हाई के लिए कभी कभी एफ परत से भी रिफ्लेक्शन होता है।
जी परत, इसकी ऊंचाई 400 से लेकर 660 किलोमीटर तक दी गई है। तो आप लोग ये चारों परत के बारे में क्लियर रखेंगे। लो फ्रीक्वेंसी के लिए डी परत, हाई फ्रीक्वेंसी और मीडियम फ्रीक्वेंसी के लिए ई परत, साथ ही साथ एफ परत, और जी लेयर की हाइट 400 से लेकर 640 किलोमीटर तक है। तो इस तरह से मेन क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं कि सबसे पहला, रेडियो वेव किस मंडल में या किस स्फीयर में होते हैं? तो आयनोस्फीयर में होते हैं। लो फ्रीक्वेंसी डी परत, हाई फ्रीक्वेंसी और मीडियम फ्रीक्वेंसी के लिए ई और एफ, और सबसे ऊंचा जी परत होता है। इसमें जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा टेम्परेचर में वृद्धि होगी। आइए हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आप लोग के सामने है बाह्यमंडल, एक्सोस्फीयर। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। मैंने 5 भाग में बांटा था, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, और अंतिम है ये बाह्यमंडल। बाह्यमंडल के बारे में हम लोग बात करें, यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो ये क्लियर है, यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता पाई जाती है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। बहिर्मंडल में हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस की अधिकता पाई जाती है। इस परत में गैस अत्यंत विरल कहने का सेंस होता है सघन का उल्टा। सघन मतलब डेंस, काफ़ी डेंसिटी ज़्यादा है। बट बाह्यमंडल यह इसकी हाइट 640 किलोमीटर से प्लस होती है। आप लोग याद रखेंगे, इसको हाइट 640 किलोमीटर से अनंत है, ताकि यहाँ पे गैस बहुत फैली हुई मात्रा में रहती है, इसीलिए यहाँ पे उतना डेंस नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता पाई जाती है। और हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जिससे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में जब बात करते हैं तो ओजोन के बारे में हम लोग बात करते हैं। मैंने कहा था कि ओजोन से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं, जिसे हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पाने से रोकती है, उसे एब्जॉर्ब करती है। तो ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके कैंसर जैसी बीमारी से बचाती है। आप लोग को पता होगा, पराबैंगनी किरणें पड़ने से त्वचा कैंसर यानी स्किन कैंसर के होने के चांसेस है। इसीलिए ओजोन परत हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एक लेयर की तरह काम करता है, एक छतरी की तरह काम करता है, जो कि आने वाली पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है और कैंसर जैसी बीमारी से हमें बचाती है। साथ ही साथ ओजोन परत में क्षरण, जो लॉसेस होते हैं, उनके प्रमुख कुछ कारण है। आप लोग कुछ दिन पहले सुने भी होंगे कि ओजोन में अंटार्कटिका के ऊपर एक छिद्र हुआ था, जो कि फिलहाल अब भर चुका है। तो ओजोन के परत में क्षरण होना या लॉस होना हम लोग के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो इनके क्या क्या रीज़न है, किस कारण से होल होते हैं, ये भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि ओजोन परत में क्षरण के लिए कौन कौन से प्रमुख कारक है। सबसे पहला कार्बन है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप लोगों ने बार बार पढ़ा होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर्स से निकलने वाली गैसेस बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। साथ ही साथ जितने भी हैलोजन गैसेस हैं और साथ ही साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये कुछ प्रमुख कारक है जो कि ओजोन परत में क्षरण के लिए मेनली जिम्मेदार है। साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। आप लोग पढ़ते होंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। आप लोग को मैं एक बात बताऊं कि जब सूर्य से किरणें पृथ्वी पे आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस की ये प्रकृति है कि वो आने वाली किरण को अपने से होकर जाने दे देती है, लेकिन जब वो किरणें पृथ्वी पे टकरा के वापस लौटती है तो उन्हें वह लौटने नहीं देता है, जिस कारण उसके लिए एक लेयर की तरह काम करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सतह के तापमान को बढ़ाता है। इसी कारण से इसे ही हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, जो कि बड़े लेवल पे होने से ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देता है। तो सबसे पहले इसके लिए मेन फैक्टर कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे मेन फैक्टर है। क्यों है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति होती है कि ये आने वाली किरणों को आने देती है, लेकिन जब पृथ्वी से टकरा के वापस लौट के जाती है उन्हें वापस नहीं जाने देती है, उन्हें रोक देती है, जिस कारण से नीचे के सतह का तापमान गर्म हो जाता है। और जब यह बड़े पैमाने पे हो जाए तो इसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसके लिए कुछ फैक्टर हैं, वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड सबसे मेन, और उसके बाद जलवाष्प। जितने भी वायुमंडल में जलवाष्प हैं वो भी एक बराबर के जिम्मेदार हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग के लिए। आइए हम लोग ओजोन के बारे में 1-2 पॉइंट और जानने की कोशिश करते हैं। ओजोन, इसका
फार्मूला O3 होता है। साथ ही साथ ओजोन के बारे में सबसे पहली बार चर्चा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में की गई थी 1987 में। आप लोग पता होगा कोप एक मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, उसी के 1987 के समझौते में यह मॉन्ट्रियल एक यूएस का जगह है, यूएस यूनाइटेड स्टेट का, वहीं पे यह प्रोटोकॉल हुआ था जिसमें ओजोन के संरक्षण की बात की गई थी। तो ओजोन से रिलेटेड है कौन? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता 1987। आप लोग इसे याद करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही साथ ओजोन दिवस, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को। ओजोन संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता कब हुआ था? 1987 में हुआ था, और तभी से यह दिवस हम लोग मना रहे हैं। साथ ही साथ ओजोन के परत की मोटाई को डॉप्सन में हम लोग मापते हैं। आप लोग इसे हाईलाइट कर सकते हैं। डॉप्सन एक यूनिट है जिसमें हम लोग ओजोन की मोटाई को मापते हैं। तो यहाँ से आप लोग इसे क्लियर रखेंगे। इसमें इतने थे वायुमंडल से कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन, और ओजोन के बारे में मैंने स्पेशली फोकस किया। तो आप लोग इस वीडियोज़ को देखें, इसे एक नहीं 2 बार देखें। आप लोग वीडियोज़ से याद करने की कोशिश करें। साथ ही साथ मैं यह PDF आप लोगों को टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। आप लोग इलेक्ट्रिकल विद आलोक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ ही साथ आप लोग चाहते हैं कि SSC JEE कैसे अच्छे से तैयारी करके फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया जाए, तो वो भी मैंने अपनी स्ट्रेटजी बताई है, वो भी इसका भी वीडियो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। तो आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, तैयारी को जारी रखते होंगे। आप लोग इसे देखें, और नेक्स्ट टॉपिक जल्द ही आप लोग के सामने आएगा। इस परीक्षा वाली सीरीज़ में आप लोग के एग्ज़ाम से पहले तक वो सारे टॉपिक कवर कर दिए जाएंगे जो कि एग्ज़ाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।